नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की राजनीति इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। हरियाणा में एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखेंगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार शिखर पर है। सियासी बयानबाजियां भी अपने चरम पर हैं। बात चाहे लाडो लक्ष्मी योजना में किए गए बदलाव की हो, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को लेकर उठ रहे सवालों की हो, हर एक मुद्दे पर गरमाई सियासत आजकल चर्चा का विषय है। इसके अलावा गुटबाजी भी अलग अलग दलों में चर्चा का विषय बनी है। विपक्ष की ओर से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि नौकरियों में हरियाणा के बाहर के युवाओं को मौका दिया जा रहा है। ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा की सियासत के केंद्र में हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों को लगातार सवालों के घेरे में ले रहा है तो सरकार अपने कदम, अपने फैसले जनहित में बता रही है, विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब जुड़ गए हैं। उनका सीधा रुख हम करेंगे। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर बेदी साहब। जी थैंक यू। आपका भी, आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत आभार। जी, आपसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे क्योंकि हरियाणा सरकार में मंत्री आप हैं, संगठन में महामंत्री आप हैं, सरकार संगठन के विषयों पर बात होगी। सबसे पहला मुद्दा निकाय चुनाव का रहेगा क्योंकि सरकार गठन के बाद, चुनाव के बाद लिटमस टेस्ट अब तक के कामकाज का रहेगा कि कैसा काम सरकार ने किया है और शहरी जनता क्या सोच रही है सरकार के कामकाज को लेकर। जी देखिए, हमारे 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 4 नगर पालिकाएं आगामी समय में जिनकी चुनाव की डेट ड्यू है, हरियाणा सरकार ने अपनी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। परंतु सबसे बड़ा इशू रहता है कि डेट तो चुनाव आयोग ने देनी है। हाँ। चुनाव आयोग जो भी डेट देगा, हमारी संगठनात्मक तौर पर और सरकार के तौर पर मुकम्मल तैयारियां हमने कर ली है और हमने 2 प्रमुख लोग अभी से निगम, परिषद और पालिका में नियुक्त भी कर दिए हैं। उनकी घोषणा भी कल हमारे संगठन ने कर दी है। बड़ी लंबी चर्चा के बाद सभी प्रमुख लोगों को जिम्मेवारियां तय की गई हैं और उसके साथ साथ अब तो केवल चुनाव आयोग जो तिथि हमें सारे सर्कमस्टांसेस को देखकर सरकार को जो आदेश करेगा, हम उस डेट पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। और संगठन के तौर पर, मैं सरकार के तौर पर भी बोल रहा हूँ, संगठन के तौर पर भी बोल रहा हूँ, हमारी सभी सीटों को विजयी करने की हमारी संगठन की भी पूरी तैयारी है। मंत्री जी, जिस फ्रेम में अभी आप बैठे हैं, आपसे निवेदन है आप इसी फ्रेम में बैठिएगा, कैमरे से इतनी ही दूरी पर। अच्छा, कांग्रेस क्योंकि सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, बहुत बार हमने देखा है कि कांग्रेस को एक क्लैरिटी नहीं रहती कि सिंबल पर मैदान में आए, बिना सिंबल के हम चुनाव लड़ें, लेकिन इस बार सिंबल पर लड़ रहे हैं। कमेटी बनाई गई है, दावा किया जा रहा है कि हम स्थानीय मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज आप मान रहे हैं कांग्रेस को? देखिए ज्योति जी, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। कांग्रेस को मैं लंबे समय से जानता हूं। जब ये सरकार में थे तब भी मेरे को इनकी स्थिति का पता है, जब ये लोग विपक्ष में है तब भी मुझे पता है। संगठनात्मक तौर पर लाचार, बेबस और मजबूर कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस, नेतृत्व विहीन कांग्रेस, नीति विहीन कांग्रेस। 11 महीने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने में या उसको नेता को डिक्लेयर करने में लगा देते। 4 साल तक ये प्रदेश के अध्यक्ष को पूरा कार्यकाल निकाल देते हैं, कोई गठन नीचे तक करते ही नहीं है। जिला अध्यक्षों की घोषणा लगभग 11, 12, 13 साल के बाद इन्होंने की है। अब नीचे टीमें बनाने में फिर उतना टाइम लगा दिया और लंबे समय के बाद कुरुक्षेत्र में इन्होंने एक 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया। अब प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन लोग आए, वो क्या प्रशिक्षण देके गए, सभी के सभी बातों का आपको पता है। परंतु जब प्रशिक्षण चल रहा था, उसी में से कुछ लोग बयानबाजी कर रहे थे कि 2005 में जो बहुमत आया था वो चौधरी भजनलाल जी के आधार पर आया था। उसके बाद से तो लगातार कांग्रेस कमजोर हुई है और जिस नेता के नेतृत्व में कमजोर हुई है उसका भी वो कोट कर रहे थे। नेता को मैं नाम बताना चाहता, वो कौन ये बयानबाजी कर रहा था। आपसे छुपी हुई बात नहीं है, यदि आप पूछोगे तो बता भी सकता हूं।
आज कांग्रेस ना संगठनात्मक तौर पर जीवित है, ना विपक्ष के तौर पर जीवित है। पिछले दिनों उन्होंने एक घोषणा की, चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों ने तुरंत मेरे पास आकर उसके बारे में प्रतिक्रिया चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और इनके जो प्रभारी हैं मिस्टर, क्या पूरा नाम उनका, बीके हरिप्रसाद, बीके हरिप्रसाद, इन सभी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें इनके प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र यादव जी भी थे। इन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी के बिल का हम विरोध करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे, मीडिया में भी करेंगे। और दूसरा शब्द मैं बोलूं तो इन्होंने संग्राम शब्द बोला था। तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि संग्राम छोड़ो, ये क्रांति करें। अच्छा। परंतु मोदी जी ने 11 साल के अंदर गरीब हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, महिला हित में, सैनिक हित में, खिलाड़ी हित में, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो जो कदम उठाए हैं, कांग्रेस उसमें कोई कमी तो निकाल के बताए। कांग्रेस यदि एक शब्द भी बता दे कि इसमें मजदूर के अहित की कौन सी बात है जो बिल आया है। हमने तो मजदूर को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनका भरपेट भोजन मिले, तन पे कपड़ा हो, पेट में रोटी हो, पांव में जूती हो, शिक्षा हो, दवाई हो, चिकित्सा हो, सभी की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कर भी रही है। कांग्रेस के वाले कहने लगे जी हमें और तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो राम के नाम से आपत्ति है। मैंने कह दो तुम्हें सारी उम्र रहेगी, क्योंकि आज जिस कल्चर पर, जिस प्रेरणा पर कांग्रेस चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इनको किसी और नहीं। आप लोग ये तो देखिए, आप लोग जाल में, ये तो आप जाल में फंसा लेते हैं कांग्रेस को, ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पर। अच्छा, कांग्रेस ये भी कहती है महात्मा गांधी से कि आप लोगों को परेशानी है फिर, और दूसरा अगर भगवान श्री राम का नाम एब्रिविएशन ही घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर ही नाम क्यों लाना पड़ा, पूरा उनका नाम ले आते, ये भी कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। उसकी एब्रिविएशन तो कुछ और है, इनका मकसद कुछ और था। और मैं तो इनको एक बात और कहता हूं, ये तो कहते थे राम सेतु का कोई देश के अंदर, और राम जी का तो कोई चर्चा ही नहीं है। राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई देश में आग लगी हो। राम सेतु के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया मनमोहन सरकार के अंदर, और फिर वापस भी ले लिया। आज राम सेतु का अस्तित्व है वहां पे, राम का मंदिर भी बन गया वहां पर। और दूसरी बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, इनको मती पता नहीं कहां चली गई है कांग्रेसियों की। ये तो आम से आम सामान्य आदमी, गांव में रहने वाला, सवेरे उठ के एक ही बात कहता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पर कांग्रेस के समझ में नहीं आ रही, दुर्भाग्य है इस देश का। तो अब जिस प्रकार की ये कह रहे हैं, मैं चुनाव पे फिर आ रहा हूं वापिस, जो कि जो इस विषय पे स्थानीय चुनाव पर ये लोग प्रचार करेंगे, भाषण देंगे, अखबार में देंगे, परंतु आखिरी दिन आकर ये कहेंगे नहीं ये भाईचारे का चुनाव है, ये तो स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव है, और हम इसको सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनका सिंबल लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है ना। अच्छा, कांग्रेस का सिंबल लेने के लिए कोई तैयार तो हो, वो सिंबल लेगा ही नहीं, तो इस करके जान छुटा के भाग जाएंगे और फिर कहते हैं जो जीत के आ जाएगा वो हमारा। आज स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की सभी सीटों पर, मेयर का भी हम कमल के फूल पर लड़ेंगे, नगर निगम के अंदर जितने भी पार्षद पद होंगे उनका भी हम कमल के फूल पर, अपने सिंबल पर लड़ेंगे। और हम नगर परिषद का भी जो हेड का चुनाव होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो भी हम सिंबल पर लड़ेंगे। परंतु नगर पालिका के विषय में हमने पहले भी जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा के ऊपर हम छोड़ देते हैं। यदि कार्यकर्ता सिंबल पे लड़ेंगे तो सिंबल पे लड़ाएंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ लड़ेगी। और जो मेयर का चुनाव तो जब से आप लोगों की सरकार में डायरेक्ट होने लगा के काफी इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस ने पहले भी सिंबल पर लड़ा के, इस बार भी सिंबल पर मैदान में है। आप लोग ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है ठीक है वोट चोरी से जैसे तैसे आप लोगों की सरकार बन गई जनभावना के खिलाफ, लेकिन ट्रिपल इंजन सरकार होने के बाद भी हर एक वर्ग आपसे परेशान है, विपक्ष का कहना है। दूसरा, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, आपके विभाग की हम बात करें, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी कहा जा रहा है संकल्प पत्र में क्या कहा गया था, अब आप लोग कर क्या रहे हैं, ये भी वादा खिलाफी है। मैंने बड़ा लंबा इंटरव्यू किया था आपके साथ, याद है ना आपको? जी। और प्रत्येक बात को बड़े विस्तार पूर्वक बताया था मैंने। ये केवल भ्रम फैलाना जानते हैं, भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करना जानते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना में
हर जरूरतमंद बहन को सशक्त करना, आर्थिक तौर पर मजबूत करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। और नायब सिंह सैनी जी की सरकार उस एजेंडे को लेकर हम काम कर रहे हैं। बहनों को 9 लाख से ज्यादा बहनों को अभी तक हमने 2100 रुपए प्रति महीना उनके खाते में भेजने का काम भी कर दिया। और साथ में बहनों की तरफ से ही सुझाव आए हैं कि ये छोटा सा अमाउंट जब हमारे हाथ में आता है तो डेली खर्च हो जाता है। अच्छा। परंतु कुछ ना कुछ बहनों को कुछ इकट्ठे अमाउंट की जरूरत होती है और बहनों को कुछ बचत की तरफ लेकर जाना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इस प्रकार के सुझाव आए थे तो अब हमने 1000 रुपया आरडी में बहनों के खाते में डालने की योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया। उनको इंटरेस्ट भी बता दिया, आपको इतने दिन के बाद इतना % इंटरेस्ट मिलेगा और 1100 रुपये हर महीने हम 9 लाख से ज्यादा बहनों के हाथ में हम देने की हमने अक्टूबर महीने से शुरुआत कर दी थी। और अभी जनवरी तक हम बहुत बड़ा अमाउंट बहनों के अकाउंट में भेज चुके हैं। कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस लाडो लक्ष्मी पर उंगली उठाने से पहले एक बार हिमाचल में जाके आ जाए, कर्नाटका में जाके आ जाए, जहां बोल रहे थे 1500 रुपए मिलेंगे खटाखट खटाखट खटाखट। आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए सरकार बने। हो सकता है कि सरकार कि वहां पे स्थिति कितनी दयनीय है आपको छुपी हुई बात नहीं है। कर्नाटका में जिस प्रकार के लफड़े इन लोगों के नहीं, हरियाणा में तो आप लोग डबल+1 है ना बेदी साहब, वहां तो पता नहीं क्या क्या राज्य के पास कितना राजस्व है, क्या आर्थिक स्थिति है। अभी पूरी कर लूं मैं। केंद्र कितनी मदद देता है, यहाँ तो आप लोग ट्रिपल इंजन सरकार में है। पंजाब वहां भी बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे, मामे की तरह आएंगे 1000 रुपए देख के जाएंगे, ना मामा रहा ना 1000 रुपए मिले। परंतु नायब सिंह सैनी जी ने तो करके दिखा दिया। और नायब सिंह सैनी जी उस संस्था के कार्यकर्ता हैं जिनके नेतृत्व मोदी जी के हाथ में, और मोदी जी की गारंटी ही गारंटी होती है। और उस गारंटी को हमने फलीभूत करने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बड़े दावे करते थे कांग्रेस के लोग, हमने 11,000 लोगों को प्लाट दे दिए। और जब ना उनके पास कागज था, ना प्लाट था, ना जमीन थी, ना कागज थे, वो भी शुरुआत की हमने की। इस प्रकार कांग्रेस को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस थक चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई। एक भर्तियों वाला मुद्दा भी बहुत उठाया जा रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो नौकरियां हैं वो बाहर के युवकों को दी जा रही हैं। हरियाणा के युवा को 2ym दर्जे का नागरिक हरियाणा में साजिशन बनाया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ बेदी साहब, क्योंकि आरक्षित सीटों को लेकर भी, पदों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। अपनी फेडरल स्टेट कहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे बच्चे भी उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, हिमाचल में भी, अन्य प्रांतों के, दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली पुलिस के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी हमारी संख्या है। आपने चेक किया क्या? हमारे अध्यापक मैक्सिमम दिल्ली के अंदर, हमारे हरियाणा के बच्चे अध्यापक है। अन्य प्रांतों के अंदर भी हमारे बच्चे वहां पे टेस्ट क्वालिफाई करके, रिटन पेपर पास करके वहां भी जाते हैं। अन्य प्रांतों के लोग पहले भी हरियाणा में इस प्रकार भर्ती होते रहे हुए हैं। हमने सिर्फ एक ही काम किया है जो इनकी सरकार में नहीं होता था, हमने मेल पे भर्ती की है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के भर्ती की है। ये लोग हरियाणा का नहीं, ये लोग जातिवाद को देखकर और क्षेत्रवाद को देखकर, गोत्रवाद को देखकर लोगों को भर्ती किया करते थे। हम लोगों की योग्यता को देखकर भर्ती कर रहे हैं। और जिस प्रकार का कोई, ये कांग्रेस के दिमाग में एक बात चली हुई है कि 100 बार झूठ बोल दो तो बात सच्ची लगने लग जाती है। ये कांग्रेस की गलतफहमी है। कांग्रेस का वो भ्रम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने निकाल दिया। कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। आपने बिहार में देखा होगा, मोदी जी जाते हैं बिहार के अंदर, पिछड़ों के मसीहा, 2 बार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव कर्पूरी में जाकर वोट मांगने की शुरुआत करते हैं, उनको आशीर्वाद लेकर, उनको चरण स्पर्श करके, उनको माल्यार्पण करके। और राहुल जी जाते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वो वोट चोर गद्दी छोड़। किसी ने सुनी है क्या बात इनकी? ना तो वहां पे किसी ने सुनी, ना आप देश के अंदर कोई जी राम जी की बात को सुन रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर इन्होंने संग्राम की बात की थी। 3 विधायक हैं कुरुक्षेत्र में, 19 आदमी भी वहां पर नहीं हुए इनके संग्राम में, महासंग्राम में। हिसार के अंदर जयप्रकाश सांसद के नेतृत्व में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, 60 आदमी भी थे। मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ी है, मैं आपको भेज दूंगा और कांग्रेसियों को दिखा भी देना आप जाकर। कौन तो जनता भी नहीं सुनती, इनके कार्यकर्ता भी नहीं सुनते। अब तो कांग्रेस से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास उठ चुका है। उनको कहीं भी नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में क्या देश में कभी कांग्रेस वापसी की ओर आएगी।
लेकिन देखिए मजबूती के प्रयास तो कर रहे हैं भले ही गुटबाजी के साथ। एक सद्भाव यात्रा भी चल रही है, तीन चरण पूरे हो चुके हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी आ रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। राहुल गांधी तो पहले ही जिला अध्यक्षों की शक्तियां भी बढ़ा चुके थे, अब जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। जी बेदी साहब बोलिए आप। हाँ, मैं आपकी बात थोड़ा स्लिप करके क्या मैं फिर से कह रही हूँ, देखिए अब मजबूती के प्रयास हो रहे हैं। एक तरफ सद्भाव यात्रा चल रही है, उसको लेकर बयानबाजियां हैं। जिला अध्यक्ष जब बनाए गए तब भी उनकी पावर बढ़ाई गई थी, अब राहुल सीधा संवाद भी कर रहे हैं। अनुशासन भी हो पार्टी में, ये भी प्रयास हो रहे हैं। तो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में तो है कांग्रेस। अब आप ही कह रहे हो शासन रहे, ऐसा वो प्रयास करे, इसका मतलब शासनहीनता है वहां पे। बिल्कुल, नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। मैं बोल तो रहा हूं बार में। कुलदीप शर्मा जी ने क्या बोला कुरुक्षेत्र के अंदर, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं हर जनसभा में, इन लोगों को आना पड़ेगा मेरे झंडे के नीचे। मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूं, मेरे लड़के का नेतृत्व मानना पड़ेगा, कांग्रेसियों को आज नहीं मानेंगे फिर मानेंगे। ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और जयप्रकाश जेपी बोलता है कि मेरे को तो पता नहीं कौन फजूल्ला आदमी यात्रा चला रहा है। इस प्रकार की बयानबाजी तो लोग करते हैं अपने नेताओं के प्रति। मुझे लगता है कहीं कांग्रेस में एकता हो सकती है, कांग्रेस कभी नेतृत्व की ओर बढ़ सकती है। अच्छा बेदी जी, जो कांग्रेस के कई सारे नेता अब भूपेंद्र हुड्डा को भी टारगेट करते हैं कि जब फ्री हैंड इनको दिया गया था, सरकार नहीं बना, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है सरकार नहीं बनने पर। आप लोग भी कभी क्रेडिट देंगे इस बात का कि तीसरी बार अगर सरकार में आए तो भूपेंद्र हुड्डा की भी कोई इसमें भूमिका रही है? नहीं, बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर लड़ने वाले कार्यकर्ता के खून पसीने के साथ तीसरी बार बीजेपी आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कारण आई है। मैं आप लोगों को मैंने विधानसभा के अंदर बयान दिया था, मेरे देश के प्रधानमंत्री 4 बड़ी जनसभाएं विधानसभा चुनाव में करके गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जनसभाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर की। मेरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 78 विधानसभाओं में की। माननीय मनोहर लाल जी ने 57 विधानसभाओं के अंदर जाकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। डॉक्टर सतीश पूनिया जी, विप्लव देव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरे चुनाव के अंदर कैंप किया। हमारे मोहनलाल बड़ौली जी ने घर घर जाकर लोगों के लिए वोट मांगी। और सर्वे के आधार पर, हमने मेरिट के आधार पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया और बड़ी एक निष्ठा और एक शिद्दत और भावना के साथ, लोगों के आशीर्वाद के साथ हम तीसरी बार सरकार बने आए हैं। किए हुए कामों के बलबूते पर आए हैं, किसान के आशीर्वाद से आए हैं, गरीब शोषित पीड़ित लाचार बेबस के आशीर्वाद से आए हैं। जातिवाद के खिलाफ हम हरियाणा में सत्ता में तीसरी बार आए हैं। क्षेत्रवाद के खिलाफ जो नारे लगाते हैं उसके खिलाफ लोगों का आशीर्वाद लेकर हम हरियाणा में तीसरी बार आए हैं। किसी के रहमो करम पर नहीं आए। हमारे करोड़ों बूथ पर जो काम करने वाले कार्यकर्ताओं के दम पर हम तीसरी बार सत्ता में आए। अभी क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आप कह रहे थे कि 4 साल हो गए थे, बदलने में समय लगाया। अब क्योंकि हरियाणा को लेकर भी चर्चाएं हैं कि बड़ोली साहब को एक्सटेंशन मिलेगा, नाम बदला जाएगा। अगर नाम बदला जाता है, राजनीतिक के साथ साथ जातीय समीकरण कितने साधे जाएंगे? मेरा प्रश्न अभी बेदी साहब, मेरा प्रश्न अभी बाकी है। जुलाई से जोड़ा जाए, 2024 से जुलाई से, ठीक है, बड़ौली साहब को, तो वो 1.5 साल उनका भी बना है, 1.5 साल अभी उनका कार्यकाल बकाया है। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती कि बदला जाए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव हो गया है और उन्होंने काम भी संभाल लिया। अब तो हमको काम के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और बड़ौली जी के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा? और मैं सवाल भी इसलिए पूछ रही हूँ, अलग-अलग कह रहा हूँ, पार्टी के अंदर में क्या हो सकता है? पार्टी के अंदर अलग चीज होती है। मैं महामंत्री भी है आप संगठन में और किस प्रकार का कार्यकाल बकाया है। ठीक है, क्योंकि जो चर्चाएं होती हैं कि जातीय समीकरण कितने साधे जाते हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस की हम बात करें, जाट प्लस दलित जो लेकर चलती थी, दलित प्रदेश अध्यक्ष काफी रहे उनके, अगर यहाँ बीजेपी भी कोई तब्दीली करती है तो रेस में क्या कृष्ण बेदी साहब का भी नाम गए सरकार से, संगठन में पूरी तरह से? अभी भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। हम सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, सामूहिकता से काम करने की बात करते हैं और कमजोर से कमजोर आदमी के हित में क्या निर्णय हो सकता है उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उस सोच को लेकर हम काम करते हैं। आज तक इस प्रकार की सोच लेकर तो हमने कभी कोई निर्णय लिया ही नहीं। हम एक निर्णय लेते हैं कि देश सर्वप्रथम रहे और देश सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचे। भारत माता का वैभव
पूरी दुनिया के अंदर बढ़े, इस सोच को लेकर हम लगे हुए हैं। और उस सोच को लेकर कि जो भी कार्यकर्ता को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसको शिद्दत के साथ निभाता है। कृष्ण बेदी छोड़ो, कोई भी कार्यकर्ता हो जिसको पार्टी कहती है कि आपने बूथ इकाई का काम देखना है तो बूथ पे काम करेगा, जिसको कहेंगे आपने मंडल काम देखना है वो मंडल पे करता है, जिला का काम देते हैं तो जिला का करता है। जिसके हिस्से में जो काम पार्टी का संगठन तय करता है उस काम को शिद्दत के साथ और आत्मीयता से करता है। पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर आपके सामने मैं 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, परंतु गठबंधन की सरकार बनाने का समय आया तो पार्टी ने आदेश किया कि देवेंद्र जी आप डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे, और एकनाथ शिंदे जी के साथ बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के उन्होंने उनके साथ काम किया। और जब बहुमत की सरकार बनी तो देश के नेतृत्व ने तय किया कि एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम के रूप में काम करेंगे और हम देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करता इस बात में। देखिए बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, कहा भी जाता है कि सूचना के बाद सोचना नहीं, हालांकि बहुत सीधी इन दिनों हरियाणा में कुछ बयानबाजियां जरूर तेज है, सूचना के बाद सोचना बंद कर देते हैं। जी बेदी जी, आपने क्लियर कर दी, आप सच्चे सिपाही के तौर पर पार्टी जहां आपको खड़ा करेगी, जो भी जिम्मेदारियां आप तक दी हैं आगे भी दी जाएंगी, बखूबी उनको निभाते रहेंगे। तो आपकी पार्टी, सरकार, विपक्ष के मुद्दे, आरोपों, पार्टी की वजह से है। कृष्ण बेदी का कोई वजूद नहीं है, किसी का भी कोई वजूद नहीं है, पार्टी का ही सर्वश्रेष्ठ जो पार्टी है। और पार्टी की रीति नीति के अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं, सभी लोग उसी संगठन और सोच को लेकर हम काम करते हैं। वो जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों को लेकर आपने अपनी बात कही। कृष्ण बेदी साहब को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से विरोधियों को निशाने पर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की ओर से अपने विभाग के कामकाज को लेकर बात की गई है, सरकार के कामकाज को लेकर बात की गई, निकाय चुनाव की क्या तैयारियां हैं और कैसे विपक्ष इस बार भी कहीं नजर नहीं आने वाला है, इसे लेकर भी उनकी ओर से दावा किया गया है। सभी जगह पर जीत की तैयारी है, तीनों मेयर की जिसमें बात हो। कांग्रेस को लेकर निशाना साधा गया, कांग्रेस खुद ही एक नहीं है, 11 साल इनको जिला अध्यक्ष बनाने में लग गए, अब भी इनकी बयानबाजियां नहीं खत्म होती हैं। राम नाम से कांग्रेस को परेशानी है, परहेज है, दिक्कत है राम नाम से। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी हमने उनसे बात की है। नौकरियों को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उन आरोपों को लेकर भी हमने जवाब लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या हो सकता है, जातीय समीकरण क्या कहते हैं, क्या हलचल है, और अभी महामंत्री हैं हरियाणा बीजेपी में, क्या संगठन में पदोन्नति हो सकती है या सरकार में ही बने रहेंगे। तो साफ तौर पर कहा गया वो सच्चे सिपाही के तौर पर काम करते रहेंगे, जो भी आदेश हाईकमान की ओर से होंगे कभी भी बखूबी से निभाया जाएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत।